हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक्स। गाइस, और जो टॉपिक है वो हम कल कवर कर लेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। थोड़ा पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो, अच्छा पढ़ो, यही इस चैनल के थ्रू कोशिश की जा रही है। और थोड़ा इन द सेंस कि गाइस पूरा डिटेल में पढ़ो अच्छे से, ताकि आपको चला जाए आपके दिमाग में, है ना, एक टॉपिक अच्छे से। अच्छा, और उसके साथ साथ ये आपका नवंबर वाला मंथली मैगजीन है विजन आईएएस का। अभी देखते हैं गाइस, आज का जो थर्ड टॉपिक था, हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको देख लीजिए। सीरीज में चलिए, डेली चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। तो प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ऑल ऑफ यू। तो उस हिसाब से हम चलते हैं। देखो, अब हम बात करने जा रहे हैं आज स्पेशल एंड लोकल लॉज के बारे में। देखो, स्पेशल एंड लोकल लॉज क्या है ये समझ लो। रिसेंटली टेबल किए गए बिल्स क्रिमिनल लॉज के लिए, और उनको बोला गया कि कुछ ऐसे लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, जिनको स्पेशल एंड लोकल लॉज से अलग रख के कुछ ऑनगोइंग रिफॉर्म प्रोसेस के तहत उनको चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये सब बातों को समझो आराम से। सबसे पहले समझो स्पेशल लॉ क्या होता है, किस चीज़ पे एप्लीकेबल है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो स्पेशल लॉ है उसका मतलब होता है वो लॉज जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कवर कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक इशू, यानी कि कोई समाज का कुछ ऐसा इशू है जिसको अलग से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1961 में बनाया गया था, 67 के अंदर बनाया गया था। तो यानी कि स्पेशल लॉ है समाज की कोई ऐसी बातें, यानी कि कुछ ऐसा मुद्दा है जो कि एक स्पेशल कैटेगरी में आता है। अच्छा, लोकल लॉ की मतलब है कि वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही, यानी कि इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ही एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल यहाँ बोला हुआ है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द होता है कॉग्निजेबल क्राइम्स। इसका मतलब है वो सारे क्राइम जो आईपीसी या एसएलएल के अंडर आते हों, भयानक वाले। यानी कि आप कह सकते हो कोई ऑफिसर, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिफाइंड एज अ वन, जहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन में, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, और इफेक्ट अरेस्ट विदाउट वारंट हुए अरेस्ट वो कर सकता है। यानी कि बहुत ही जबरदस्त नेचर का जो आप कह सकते हो कोई क्राइम है इस तरह का, मर्डर है या कोई रेप का केस है या कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जिनमें कि कुछ कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर है, जो सीधा आईपीसी के अंडर आता है, जो सीधा एसएलएल के अंदर आता है, वो सारे क्राइम्स कॉग्निजेबल क्राइम के अंदर आते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब समझने की ज़रूरत है कि स्पेशल एंड लोकल लॉज जो होते हैं उनका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों उनको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली ज़रूरत है हाई केस ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि एज पर द क्राइम इन इंडिया 2021 का अगर स्टैटिस्टिक्स उठाओ तो आपको पता चलेगा कि नियरली इंडिया में 39.9% सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं रजिस्टर किए गए 2021 में, उनको एसएलएल के अंडर डाला गया है। माने कि बहुत ज़बरदस्त रजिस्ट्रेशन है। सेकंड है एफिशिएंसी इन इन्फोर्समेंट। स्पेशल लॉ जो इनेबल क्या करता है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं वो उस पर्टिकुलर टाइप के जो क्राइम है ना, उसको फिर पूरे ढंग से उसको इन्वेस्टिगेशन करती हैं। उसका अलग से स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि देखो, नरकोटिक्स ड्रग्स और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 का था, उसको क्यों एक स्पेशल लॉ के अंदर डाला जा रहा है, ताकि जो इसकी इफेक्टिव तरीके से और एक स्पेशलाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन, एक एक्सपर्टीज के थ्रू इसके साथ काम किया जाए। एसएलएल की ज़रूरत और सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करना है। अब वो कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स हैं? बच्चे हैं, वुमेन है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। पॉक्सो एक्ट बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है। आप देखो, साइबर क्राइम आजकल कितना एक ऐसा इशू बन गया है जो देखा जा रहा है कि बहुत सी सारी फैमिली सफ़र कर रही हैं इसकी वजह से। तो यानी कि ऐसे एडवांस जो किस्म के कुछ ऐसे हो गए हैं, उनके लिए काम करना, उसके लिए हमने आईटी एक्ट 2000 बनाया। ये तो एसएलएल की ज़रूरत है, समझो इसका सिग्निफिकेंस। अब क्यों कहा जा रहा है कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्यों एसएलएल में रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है? तो पहली चीज़ वो यहाँ पर कह रहा है कि अनक्लियर डेफिनेशन। बहुत ज़्यादा कई सारे ऑफेंस जैसे टेररिस्ट एक्ट है या अनलॉफुल एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, कहीं पर भी इनकी डेफिनेशन को ठीक ढंग से ना लिखने की वजह से बहुत सारे लेकुना निकल कर आ जाते हैं। बहुत एम्बिग्यूअस है इनकी डेफिनेशन, बहुत वेग है इनकी डेफिनेशन, कि समझ नहीं आता कि पता कैसे चले ये अनलॉफुल एक्टिविटी हुई है या ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है। उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज क्राइम की पूरी तरह डेफिनेशन को ज़रूरत है, उसको लिखा जाएगी। ऑर्गेनाइज क्राइम को किस तरह से पता चले कि यही ऑर्गेनाइज क्राइम है पूरे
अच्छे तरीके से, इंटरप्रेट उसको ठीक ढंग से हो पाए ताकि फिर एप्लीकेबल करने में बहुत सारे डायलेमा आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है, जब आप पॉक्सो एक्ट को देखते हो तो उसको बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है उसकी एप्लीकेशन के लिए भी, क्योंकि जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज माइनर्स के बीच में हो जाती हैं, उसको क्या करोगे फिर आप, है ना? तो कह रहे हैं कि वहां पर इसको एप्लीकेबल कैसे करोगे आप? मान लो वो बिल्कुल ही कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई माइनर्स के बीच में, वहां कैसे एप्लीकेबल करोगे इन बातों को? आप पॉक्सो एक्ट कैसे लगा दोगे वहां पर? फिर क्लैरिटी की बड़ी दिक्कत है कि पता नहीं चलता कि सिविल रॉन्ग है या क्रिमिनल रॉन्ग किया गया है। यहाँ पर सजा किस तरह की मानी जाएगी, कुछ पता नहीं है। ड्यू प्रोसेस का बहुत डाइल्यूजन है। यूनिवर्सली आपने पता है कि ड्यू प्रोसेस वैल्यूज का बहुत ज़्यादा डाइवर्जन कैसे हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और सर्च सीजर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कन्फेशंस के अलग अलग रिकॉर्ड तरीके से पुलिस ऑफिसर लेकर आते हैं, उसको कैसे आप डाइल्यूट करके कैसे ला के पेश करोगे? फिर यहाँ पर समस्या दूसरी आती है नारकोटिक ड्रग्स के बारे में। है ना, देखो इनको ना, जो स्ट्रिंजेंट जो आप प्रोविजंस रखते हो, आपने कहा भाई हम स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस रखेंगे, आपने कहा भाई हम जो भी यूएपीए के अंडर आते हैं या जो नारकोटिक ड्रग्स के अंदर आते हैं, उनको हम ना जबरदस्त स्ट्रिंजेंट प्रोविजन रखेंगे और उनकी बेल को इम्पॉसिबल कर देंगे, है ना? मानते हो आप ये बातें? तो यहाँ पर आप स्ट्रिंजेंट प्रोविजन रख तो दिया आपने, लेकिन इसकी इम्पॉसिबिलिटी कैसे है? बेल कई बार ग्रांट करनी पड़ जाती है। मेकिंग अ ब्रांड इम्पॉसिबिलिटी का स्ट्रिंजेंट प्रोविजन जो है, यहाँ पर आपको कुछ कुछ जगहों पर लगाने पड़ेंगे। कहाँ लगाना एग्जैक्ट वो पता करना पड़ेगा। एक बार ये ड्यू प्रोसेस का मतलब और समझ लो। देखो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब है एक ऐसा लीगल प्रिंसिपल जिसमें गवर्नमेंट को फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि वो गवर्नमेंट एक सही, जस्ट और फेयर रिजनेबल चीज़ों को आप क्या कह सकते हो, लॉ पास कर पाए। ठीक है, तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, फेयर ट्रीटमेंट, चाहे वो जस्ट हो, रैशनल फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए हर रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, ताकि व्यक्ति की लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डिनाई ना हो। ठीक है, तो ये एक बात ध्यान रखना। अब अलग अलग तरह से जो कन्फेशन लिए जाते हैं उसको डाइल्यूजन हो रखा है। अच्छा, नेक्स्ट चीज होती है इसके काम लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे ठीक हो जाए? तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि सबसे पहले ना आप सेपरेट चैप्टर्स बनाओ, प्रोसीजर्स बनाओ। क्या ना, जितने भी एसएलएल हैं, जितने भी आपके ऐसे स्पेशल लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, विच क्रिमिनलाइज या जिनको आप क्रिमिनलाइज करते हो, उनको ना एक जगह पे अलग से लिखो और उसके चैप्टर अलग बनाओ आईपीसी के अंदर। अरे एक लार्ज स्ट्रक्चर में बनाओ, पूरा पूरा प्रोसीजर लिखो आप उसका। पहला काम ये करो, उससे ना क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। फिर ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड करने की ज़रूरत है कि देखो ऐसा ना हो कि आपका लॉ ऐसा हो जिससे कि लोगों को रैशनल जस्टिफिकेशन या आप जस्टिफाई तरीके से लॉ को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्सली आप स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन लाओ और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाओ, लीगल प्रोफेशनल्स के साथ मिलके काम करो। फिर ये कह रहा है इन्हांस करो कैटेगराइजेशन क्लैरिटी को, यानी कि जो भी कैटेगराइजेशन, जो भी गाइडलाइंस आप लेकर आ रहे हो ना, उसकी एक तरह से बिल्कुल बताओ ये सिविल नेचर का है या क्रिमिनल नेचर का है, जो भी है उसमें लिखो अच्छे से। फिर अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा जो क्राइम्स एंड थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं नए नए तरह के, चाहे वो साइबर क्राइम है, नए नए तरह के टेररिज्म है, वल्नरेबल अटैक्स हैं, या आपके वर्चुअल अटैक्स हैं, उनको ना आप अच्छे तरीके से कौन कौन से टूल से वो एड्रेस किया जाएगा, क्या कौन कौन से टूल से इन चीज़ों में थ्रेट है, उस सारी बातों को ठीक से लिखो पहले, ताकि वो ठीक ढंग से इंटरप्रेट हो सके और ठीक ढंग से उसको सॉल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, ये वाला इसमें था। नेक्स्ट आप पढ़ने जा रहे हो अभी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा भाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि इतने साल हो गए हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की वैकेंसीज को फिल क्यों नहीं किया आपने? आपको 2005 में भी पहले भी बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इन वैकेंसीज को आप फिल नहीं करते हो तो इसका मतलब है आपने आरटीआई को एक डेड लेटर की तरह बना दिया है। कह रहा है, आप 2019 में भी जजमेंट हुई अंजलि भारद्वाज वर्सेस ओर्स एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पर वैकेंसीज थी, आज तक भी उसको नहीं रखा गया। बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस, लॉन्ग डिलेस चल रहे हैं, कंप्लेंट्स को ठीक ढंग से नहीं करा जा रहा। सीआईसी के लिए याद रखना स्टेचुटरी बॉडी है, 2005 में इफेक्ट में आई थी आरटीआई एक्ट के तहत, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अच्छा, उसके बाद आरटीआई आपको पता ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा था। आरटीआई बेसिकली क्या है गाइस, कोई भी सिटीजन कोई रिक्वेस्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन को जो पब्लिक नॉलेज में आनी चाहिए, ऑफिस डिपार्टमेंट की कोई बात हो, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कोई बंदा रख सकता है और उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 1986 में
सुप्रीम कोर्ट ने थ्रो जजमेंट करके बोला, मिस्टर कुलवर वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस था, डायरेक्ट करते हुए बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देनी चाहिए और ये आरटीआई के अंदर ही होगा। तो आरटीआई क्यों दिया गया? क्योंकि आपका आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है guys, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बिना ये भी याद रखना, इज विदाउट इन्फॉर्मेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुली यूज बाय सिटीजन्स। इसीलिए रिप्लेस करा गया। पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 आया, फिर नोडल एजेंसीज ने बोला कि भाई आप ना आरटीआई ही करो और वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री उसमें पर्सनल वाली काम करेगी। अब आरटीआई एक्ट के कुछ की प्रोविजंस है, बड़े ध्यान से समझना। सेक्शन जो 2 का एच क्लॉज है वो क्या कहता है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब समझाता है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बॉडी या सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या जो भी जिससे भी बनी है वो सब इसके अंडर आती है। समझ आया? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी अथॉरिटी जो कि सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के तहत आई हो, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई हो, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के तहत आई हो, खुद ही बॉडी ऑन बोर्ड बॉडी ओन्ड है या सब्सटेंशली फिनेंस्ड है, एनजीओ है, वो सभी इसके अंदर आएंगी। इनडायरेक्टली अगर वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग भी की गई है तो भी वो इसके अंडर आती है। फिर सेक्शन 4 का जो 1B का क्लॉज है वो कहता है इंफॉर्मेशन देता है विच शुड बी डिस्क्लोज बाय पब्लिक अथॉरिटी, प्रोएक्टिव बेसिस पे देना है। सेक्शन 6(1) का वो क्या बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। फिर सेक्शन 7 है जो टाइम लिमिट फिक्स करता है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और सेक्शन 8 में बोला जा रहा है कि एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये ध्यान रखना, ये भी एक बात है। तो ये क्लॉजेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से वो पूछ लेगा आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस में ये वाले सेक्शन में क्या लिखा था, ये क्या, या आपको खुद भी व्हाइल राइटिंग द आंसर हाउ यू विल गोइंग टू मेक द आंसर मोर कंटेंटफुल वाला, तो वो भाई इससे ही बनेगा। अच्छा, आरटीआई एक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कि सिटीजन्स को एम्पावर करता है। आपने क्या करा, आपने इन्फॉर्मेशन दी पब्लिक अथॉरिटीज़ की, तो उनके अंदर एक आता है कि हमने सही लोगों को वोट दिए हैं, हम सही इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं और वाकई हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चल पा रही है। ठीक है, सेकंड ये फील होता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है गवर्नमेंट के काम की, करप्शन रिड्यूस होता है इससे, गवर्नमेंट और पब्लिक रिलेशन इससे अच्छा बनता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन होता है, डेटाबेस रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स बढ़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें गाइस अच्छे से होनी शुरू हो जाती हैं अगर आरटीआई एक्ट ठीक ढंग से लगाया जा रहा है। तो अवेयरनेस होगी तो आपका पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्याएं समझो, क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं जब जब आरटीआई को अप्लाई करना होता है। सबसे पहला कंसर्न है रिकॉर्ड कीपिंग का पुअर तरीके से होना, पुअर या प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो पाना, या रिकॉर्ड का होना ही नहीं, या मिस हो जाना। तो ऐसा क्या होता है, जैसे देखो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिनाई की जाती है, उन इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, लैंड टाइटल्स की लेनी हो, कोई ट्रांसफर किसी ऑफिसर का किस वजह से हुआ है, इस पर इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर डिनाई की जाती है। तो रीज़न समझ रहे क्या है उसका? क्योंकि रिकॉर्ड की दिक्कत है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है कि एज पर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट स्टडी, टोटल नंबर जो आरटीआई की प्लीज आई थी, प्ली जो होती है ना, दी गई कि भाई हाँ हमारा ये है, इनके बारे में हम चाहते हैं जानना, ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो 83% थी बिटवीन 2013 से 2018-19। लेकिन अभी आपका ये बोला जा रहा है ये और इंक्रीज हुई है, लेकिन शॉर्टेज है स्टाफ की, एप्लीकेशंस को हैंडल ही नहीं कर पा रहे। कह रहे आपको सुन के बड़ा दुख होगा कि मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स में भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बिना है ये, सोचो आप। और बहुत पेंडेंसी है, बहुत डिले है, बैकलॉग इतना अपील्स का पड़ा हुआ है कि हैंडल ही नहीं कर पाते। कह रहा कि आप सतर्क नागरिक संगठन स्टडी के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लाख अपील जो है वो जून 2022 से पेंडिंग पड़ी हुई है। बताओ आप इस तरह का काम कर रहे हो। फिर थ्रेट एंड वायलेंस है, लास्ट 15 ईयर्स में मोर देन 80 पीपल ने अगर फाइल किया है ना, उनको मार डाला गया है, 175 को अटैक किया गया है, सेवरल एप्लीकेंट्स को हैरासमेंट दी गई है। तो आप लगाओ आरटीआई खोल के आप पूछने की कोशिश करो, देखो क्या होता है। फिर अवेयरनेस की कमी है, यानी कि लोगों में, मासेस में अवेयरनेस ही नहीं है, वो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। रूरल इंडिया में तो पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा भी एक्ट है, कुछ ऐसे एक्ट, चिड़िया का भी नाम है कोई। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब देखो यहीं से निकल कर आएगा आपका वे फॉरवर्ड, क्योंकि जो समस्या है वही सोल्यूशन है। कैसे है? आपकी वैकेंसीज फिल कर दो ना आप, सीआईसी आईसी, ताकि क्विकली काम कर पाए, तो आप वर्कलोड को एफिशिएंटली बांट दो।
वैकेंट पोस्ट जितनी भी हैं विद इन 3 मंथ्स, उसको आप सुप्रीम कोर्ट ने तो मैंडेट दी थी आपको 2019 में कि आप 3 मंथ के अंदर करो, अभी तक नहीं किया आपने। फिर आप अवेयरनेस दो स्कूल कॉलेज में ना, करिकुलम के अंदर होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ो। आपको देखो एमपीपीसीएस के सिलेबस में अगर आप चेक करते हो तो उसके अंदर बड़ा खुले खुले रूप में दे रखा है कि आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। फिर स्ट्रेंथन करो, लीगल प्रोविजंस दो आप, विसल ब्लोअर्स को जो भी होते हैं उनको डिस्क्लोज करवाएं वो इन्फॉर्मेशन को, सेफ इन्वायरमेंट हो ना, लोग डरे ना कम से कम। पता चल गया अवेयरनेस है जी, लेकिन डरते हैं लोग क्योंकि इतने लोगों को मारा गया, अटैक किया गया, हरास किया गया। फिर ट्रेनिंग व्रेनिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे अपडेट देनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है आरटीआई को। और प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बहुत ज़रूरी है। पब्लिक अथॉरिटी को बहुत प्रोएक्टिव तरीके से बिना किसी फॉर्मेट आरटीआई रिक्वेस्ट के अपना बर्डन एप्लीकेशन का कम करें और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को इन्हांस करें, उनकी ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करें। ठीक है, तो ये काम करने से काफ़ी सोल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस गाइस कल करेंगे हम, बाकी शॉर्ट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो कवर कर दिए जाएंगे कल की वीडियो में। अभी इन 2 वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करो, थोड़ा पढ़ो, इफेक्टिव पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।